नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर हमारी कक्षा 12 की पूरी फिजिक्स एकदम क्रम से चल रही है और उसी कड़ी में आज पहले चैप्टर का ये 7वां लेक्चर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने ज़्यादा लेक्चर कैसे हो रहे हैं, यानी इतना लंबा चैप्टर कैसे हो रहा है। तो देखिए बताऊँ कि कुछ अगर रेफरेंस बुक की माने, जैसे कुमार मित्तल, चित्रा, राजीव, इन किताबों के हिसाब से चैप्टर ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, घन कोण, क्षेत्रफल सदिश, ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। जबकि ये सारी चीज़ें कुछ किताबों में चैप्टर नंबर 2 में हैं, यानी कहें कि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें पहले ही चैप्टर में हैं और हम आपको पहले ही चैप्टर में ये सारी चीज़ें कराने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे वैद्युत फ्लक्स। और एक चीज़ और बता दें आपको कि गॉस की प्रमेय को पूरा समझने के लिए वैद्युत फ्लक्स का समझना ज़रूरी है, और जो आगे के डेरिवेशंस आने वाले हैं उन्हें समझने के लिए गॉस की प्रमेय को समझना जरूरी है। मतलब वैद्युत फ्लक्स एकदम की पॉइंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे का मामला समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ध्यान से समझेंगे भाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, ये वैद्युत फ्लक्स समझने के लिए कुछ और चीज़ें आनी चाहिए, यानी पहले से आपको सदिश गुणन पता हो, अदिश गुणन पता हो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक नज़र में हम देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं। हालांकि देखो, जिन लोगों को भाई ये बेसिक पता है तो कोई बात नहीं, वो वीडियो को स्किप करते हैं 1 मिनट या 2 मिनट। हम ये देखेंगे कि सदिश क्या होता है, सदिश, और एक होता है अदिश। सदिश शब्द की अंग्रेजी होती है वेक्टर और अदिश शब्द की अंग्रेजी होती है स्केलर। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना, देखो जिनका बेस कमज़ोर है वो कुछ भी ना सोचें। सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं और अदिश को अंग्रेजी में स्केलर कहते हैं। सदिश मतलब दिशा सहित, इसमें दिशा भी होगी, यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। जबकि अदिश यानी दिशा नहीं होगी, इसमें दिशा नहीं होगी, परिमाण तो होगा ही होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर समझाऊं कि ये मार्कर है, मार्कर पर मैं बल लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, ऐसे करके मार्कर उधर बढ़ गया। अगर इस पर बल लगाया 5 न्यूटन का, मार्कर बढ़ गया उधर। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया, ये दिशा है इधर पूरब, तो हम क्या कहेंगे, बल जो है वो 5 न्यूटन का लगाया गया पूरब में, तो बल एक सदिश राशि है। कैसे लिखेंगे, बल F बराबर 5 न्यूटन पूरब में, ऐसे लिखा जाता है बल को, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है, इसे कहते हैं वेक्टर। यानी ये तीर जो जिन चीज़ों पर लगा होता है वो सदिश राशियाँ होती है, ठीक। हालांकि इतना ज़्यादा बेसिक मुझे नहीं भी बताना चाहिए, क्योंकि ऊंचे ऊंचे लेवल के बच्चे भी बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सबके हिसाब से क्लास को लेकर के चल रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आएगा, ठीक। सदिश बता दिया मैंने। अच्छा, अदिश, अदिश होता है जैसे द्रव्यमान। उदाहरण ले लिया मैंने द्रव्यमान का, यानी मैंने कहा 5 किलो आलू, बताओ किस दिशा में है। उनकी कोई दिशा नहीं, वहाँ केवल 5 किलो लिखा जाएगा आलू की जगह पे, बस 5 किलो आलू, कोई दिशा नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक अदिश हो गया। अच्छा, सदिश और अदिश समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अदिश गुणन की, और ये वाली बात लिख भी लेना जिन भी लोगों को ना पता हो। अदिश गुणन, हालांकि सदिश गुणन यूज नहीं होगा तो हम नहीं बताएंगे। अदिश गुणन अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, SCALAR प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या कहें अदिश गुणन। देखो भाई, मैंने कहा जो भी सदिश राशि होती है उसके ऊपर वेक्टर लगा होता है, जो भी सदिश होता है। वैसे ही मैं ये मान लेता हूं 2 सदिश है मेरे पास, एक मान लेते हैं A वेक्टर है और एक सदिश है मेरे पास V वेक्टर। देखो ये दिशा बताई गई है उसकी, ठीक है, और जितनी इसकी लंबाई होती है वो वेक्टर का परिमाण होता है। खैर इतनी गहराई में नहीं जानी बातें। और इधर मान लेते हैं कोई हमारा है V वेक्टर, एक वेक्टर है A वेक्टर, एक वेक्टर है V वेक्टर, यानी एक राशि की दिशा ऐसी है और एक की दिशा ऐसी है, और दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो अगर इन दोनों का गुणा करना हो, माने A वेक्टर का और V वेक्टर का गुणा करना हो, तो वो 2 तरह से होता है, एक सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन होता है। चूंकि हमारे डेरिवेशन में अदिश गुणन यूज होगा, इसलिए हम आपको अदिश गुणन बताने जा रहे हैं। अदिश गुणन होता है A वेक्टर डॉट V वेक्टर।
और इसका फार्मूला होता है ए वी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर होता है ए वी कॉस थीटा। ए जो है ए वेक्टर का परिमाण है, वी जो है वो वी वेक्टर का परिमाण है, और कोस तो कोज्या होती है, आप जानते हैं थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। अगर इतनी चीज आपको पता है तो फिर अब आते हैं क्लास की तरफ। हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफल सदिश। देखो अब तक आप क्षेत्रफल के बारे में जो कुछ भी पढ़ के आए हैं उसमें बस यही पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। माने अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आप करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लो इस आयत का निकालना हो तो आप करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, निकल आएगा क्षेत्रफल। क्या ये भी बताते हैं कि ये क्षेत्रफल पूरब में है या इस दिशा में है? इसकी कोई दिशा नहीं बताते थे। मतलब अब तक क्षेत्रफल को अदिश राशि मानते आए हैं, और गणित में वैसे भी अदिश राशि माना ही जाता है। परंतु इस चैप्टर में अगर आपको फ्लक्स समझना है, आगे के चैप्टरों में जो है चुंबकीय फ्लक्स समझना है, तो क्षेत्रफल सदिश आना चाहिए आपको। यानी अब क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जाएगा, इसलिए हेडिंग डालिए क्षेत्रफल सदिश। अब कहें सर सदिश राशि तो माना जाएगा, लेकिन सदिश राशियों में तो दिशा भी होती है, दिशा तो बताओ इसकी। देखो भाई, जो दिशा मानी गई है फिजिक्स में वो ये कि जो भी तल होता है, जिसके भी क्षेत्रफल सदिश की बात होती है, उस तल के लंबवत दिशा बताई जाती है। अगर इस तल की बात होगी तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी इधर, ऐसे तल की बात होगी तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी बाहर की ओर। बस, तो इस तरीके से इसमें परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गई, इसीलिए क्षेत्रफल को क्या मान लिया गया है? सदिश राशि मान लिया गया है। तो हम बस इसमें इतना ही लिखेंगे कि सामान्यतः क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, परंतु भौतिकी में इसे एक सदिश राशि माना जाता है, जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर चित्र बनाना चाहें इसका, देखो कैसे कर सकते हैं, ऐसे बना दो कुछ। ये दिशा है। अच्छा, दिशा को लिखा जाता है एन कैप। कंफ्यूजन नहीं होना, बस केवल ये है, इसको दिशा कहते हैं, बात खत्म। या कहते हैं इस तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया इकाई सदिश या एकांक सदिश। मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल को सदिश राशि बना ही लिया है तो अब तो क्षेत्रफल के ऊपर ऐसे तीर भी लगाना होगा, यानी क्षेत्रफल के ऊपर वेक्टर भी लगाना होगा। ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? किसी सदिश राशि को लिखा जाता तो पहले उसका परिमाण लिखा जाता, तो ए वेक्टर का परिमाण होता है ए, ठीक। परिमाण लिखा जाता, पीछे दिशा। जैसे बल को कैसे लिखा था? 5 न्यूटन पूरब में, तो वैसे ही यहाँ पर परिमाण तो हो गया ए, और दिशा जो हमने बताई है वो है एन कैप। तो क्षेत्रफल को ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर बराबर ए एन कैप, जहां एन कैप तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया एकांक सदिश है, जो क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाता है, तो भाई इस एन कैप का मतलब भी मैंने लिख दिया कि तल के लंबवत खींचा गया, बाहर की ओर खींचा गया एकांक सदिश। अब ये नहीं समझ में आया होगा, एकांक सदिश का मतलब होता ऐसा सदिश या ऐसा वेक्टर, जैसे मैं मान लूं ये वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो, यूनिट वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो, चाहे वो 1 मीटर हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, एकांक हो, यानी 1 होनी चाहिए। ये नहीं सदिश बहुत लंबा, 5 मीटर लंबा, झंडा थोड़ी टांगना ऊपर, माने छोटा सा होना चाहिए जो केवल दिशा को बता दे, ये नहीं कि हमें उस पर कुछ करना है, ठीक। तो एकांक सदिश का मतलब समझ गए होंगे, यूनिट वेक्टर है जो केवल दिशा को बता सके। इसमें लिखा भी है एकांक सदिश है जो क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाता है। तो भाई क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, ये बता दिया है मैंने। इसके बाद अगली हेडिंग डालें, ये नीचे कुछ भी नहीं देखना, ये अगली हेडिंग का है, इसे यहां तक लिखो, फिर हम जल्दी से मिटाते हैं ऊपर से। फिर कोण और घनकोण के बारे में और बताते हैं। देखो भाई, कोण और घनकोण, एक तरफ लिखेंगे कोण और एक तरफ लिखेंगे घनकोण।
इन दोनों को कंपैरिजन करके समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कोण को परिभाषित करते हैं वृत्त से। जैसे मान लो एक वृत्त खींच लिया ये, ठीक, और इस वृत्त में एक चाप सेलेक्ट करते हैं। मान लो ये मैंने चाप ले लिया। अब ये पता होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी सी दूरी हम उससे x लिखते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटी दूरी लिखनी हो तो हम उसे x ना लिख करके डेल्टा x लिख लेते हैं। यानी जब भी छोटे की बात होगी तो उसके आगे हम डेल्टा लगा देते हैं। तो जब भी हम डेल्टा लगाएं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चूंकि ये चाप हमने छोटा लिया है तो इसलिए इस चाप की लंबाई को हम डेल्टा x कह देते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई को। ठीक, और इस चाप के सिरों को केंद्र से मिला दें तो केंद्र पर एक कोण बनेगा। अब चाप छोटा है तो कोण भी छोटा। मान लो चाप बड़ा होता, इतना बड़ा, तो कोण बड़ा सा बनता, और बड़ा होता कोण और बड़ा बनता। चूंकि चाप छोटा है इसलिए कोण छोटा बनेगा और कोण को हम लिखेंगे थीटा। अब कोण छोटा है तो कोण के आगे भी लगा देंगे डेल्टा थीटा। परेशान नहीं होना, आप थीटा भी कह सकते हो, इसे भी एक्स कह सकते हो। छोटा है इसलिए मैंने आगे डेल्टा लगा दिया है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कोण का सूत्र क्या होता है। बचपन से ही सुनते आए होंगे कि सर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी कि अगर हम इस वृत्त में कहना चाहें कोण, तो कोण का मान है डेल्टा थीटा बराबर, इधर नहीं नीचे लिखते हैं, कोण की जगह पर आएगा डेल्टा थीटा बराबर, जो नीचे लिखा वो नहीं देखना, डेल्टा थीटा बराबर चाप, चाप हमने लिया है डेल्टा एक्स बटे त्रिज्या ली है आर। तो कोण को ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे आर। दूसरी तरफ समझेंगे हम घनकोण को। घनकोण के लिए हम लेंगे एक गोला। अब कहेंगे सर गोला तो ये भी है, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये क्या है, गोला है। ठीक है, अब जिन बच्चों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो मैं उनका भी स्पष्ट कर देता हूँ। वृत्त माने जैसे चूड़ी जो होती है वो वृत्त के आकार की होती है, चपटी, कतई चपटी है जिसमें मोटाई नहीं है। और गोला जैसे आपने पृथ्वी वाला ग्लोब देखा होगा, चारों तरफ से गोल है, गेंद, यानी जो चारों तरफ से गोल वो गोला, और वृत्त माने वृत्ताकार ऐसे चूड़ी टाइप का। ठीक, तो एक वृत्त है और एक क्या है, गोला है। मैं मान लेता हूं यहां पर एक चाप लिया था लेकिन यहां पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। गोला है, गोले की सतह पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे हम, इतना क्षेत्रफल मान लेते हैं ये, और इस क्षेत्रफल की सभी किनारी को इसके केंद्र से मिलाएंगे। एक किनारी ऐसे मिला देते हैं, एक ऐसे मिला देते हैं, अभी दो मिलाते हैं केवल। ठीक, हालांकि सभी किनारी ऐसे मिला दी जाएंगी। यहां से देखो, यहां से भी यहां मिलाया जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर तरफ से। तो इसके बीच में यहां जो केंद्र होगा वहां पर एक कोण बनेगा। इस कोण को ही घनकोण कहते हैं। अच्छा देखो, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। आपने तरबूज देखा होगा, और जो तरबूज बेचने वाला होता है वो तरबूज में क्या करता है, ऐसे करके ऐसे उसको चाकू से ऐसे गोल गोल काट के और ऐसे निकालता, नोकदार निकालता है, और वहाँ जो खोखला हो जाता है ऐसा ही टाइप का बनता, शंकु टाइप का बन जाता है। तो वहाँ पर अंदर जो कोण बनता है उस कोण को ही घनकोण कहते हैं। चारों तरफ से ही कोण है, उस कोण को घनकोण कहते हैं, और घनकोण को ओमेगा से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ कोण को थीटा से दर्शाते हैं, छोटा कोण है तो डेल्टा थीटा कह दिया, घनकोण हमारा ओमेगा होता है, और छोटा घनकोण है इसलिए हम इसे लिखेंगे डेल्टा ओमेगा। अगर घनकोण बड़ा है तो हम केवल ओमेगा लिख सकते हैं। अच्छा, और जो उसने निकाला है तरबूज वाले ने, तरबूज के ऊपर छिलका देखो, वो जो छिलका है जितना सा निकाला है, जो निकाला है भाग, उस भाग का छिलका देखो, थोड़ा सा छिलका होगा उसमें, उस छिलके वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा उस वही क्षेत्रफल मैंने लाल लाल कर रखा है। हरा की छिलका हरा हरा होता है, चलो हम इसको हरा हरा कर देते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये वो क्षेत्रफल है जो निकाला गया है बाहर, इसे कहेंगे डेल्टा ए। अब आपको समझना ये होगा कि वृत्त में चाप जो होता है उसके द्वारा केंद्र पर कोण बनता है, और ठोस गोले में या कहें गोले में
जो क्षेत्रफल होता है छोटा सा, उस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर घनकोण बनता है। वही बात यहां लिखी है कि जिस प्रकार वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, उसी प्रकार ठोस गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण होता। ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण होता है। ठीक है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है भाई, यानी जो घनकोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर क्या लिखेंगे हम, घनकोण बराबर, घनकोण का भी फार्मूला लिख लेंगे। घनकोण बराबर होता है, क्योंकि कोण जो है चाप के द्वारा बनाया गया तो चाप बटे त्रिज्या थी, घनकोण छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया तो घनकोण में आएगा सूक्ष्म क्षेत्रफल, या सीधे सीधे कह सकते हैं क्षेत्रफल, और बटे में आ जाएगा क्या, त्रिज्या आती है, लेकिन यहां आता है त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। चूंकि घनकोण को मैंने बताया ओमेगा से लिखते हैं, छोटा सा है तो डेल्टा ओमेगा बराबर, यहां क्षेत्रफल छोटा लिया है माने डेल्टा ए बटे त्रिज्या जो है वो हमने कितनी मानी है, आर यहां भी मानी है और आर यहां भी मानी है। ठीक है, तो बटे त्रिज्या की जगह पर क्या आ गया, आर, यहां भी त्रिज्या की जगह पर आ जाएगा आर और उसका हो जाएगा वर्ग, इसको कर देंगे डब्बे में बंद। तो भाई कोण और घनकोण को मैंने बड़ी ही आसान भाषा में समझा दिया कि क्या होता है, और ये बात पढ़ भी लेना आप, और इस पूरी बात को नोट करो। अब देखेंगे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है मैंने, कि यदि पृष्ठ चित्रानुसार तिरछा रखा गया हो, आगे की कहानी नहीं पढ़नी है, ये है मामला, यानी कि अगर ऐसा होता, पृष्ठ हमारा ये होता, या कहें जो क्षेत्रफल है जिसके द्वारा मुझे केंद्र पर घनकोण निकालना है वो ऐसा होता, तब तो मामला सही था, तब तो हम सर सीधे कह देते थे कि इस घनकोण डेल्टा ओमेगा का मान होगा डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, आर होगी त्रिज्या और डेल्टा ए ये वाला क्षेत्रफल, ये घनकोण निकाल देते थे। लेकिन अगर मामला ऐसा है, ये पृष्ठ ऐसा न हो करके ये पृष्ठ रखा है ऐसा, यानी तिरछा टाइप का पड़ रहा है मामला, तो क्या होने वाला है, तो इस तिरछे वाले की जो परछाई पड़ेगी इधर, उस परछाई के हिसाब से घनकोण निकालेंगे। जैसे ये जो मैंने साफ सुथरा चित्र बनाया है, इसमें जो लाल वाला पृष्ठ है वो इस बिंदु O की तुलना में तिरछा पड़ रहा है। अब इस बिंदु O पर बनने वाले घनकोण को कैसे निकालेंगे, तो जो लाल वाला पृष्ठ है देख लेंगे उसकी परछाई कैसी पड़ रही है, उस परछाई के हिसाब से हम घनकोण निकाल देंगे। इसे प्रक्षेप कहते हैं, जो चीज ये है ये क्या है, प्रक्षेप है। कौन से पृष्ठ का, जो लाल वाला जो पृष्ठ है उसका प्रक्षेप है। ठीक है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही देखो। पहले इस लाल वाले पृष्ठ के द्वारा, या कहें इस लाल वाले क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु O पर अगर घनकोण निकालना है तो हम इस लाल वाले पृष्ठ का प्रक्षेप देखेंगे, परछाई देखेंगे कितनी पड़ रही है, इतनी, और ये एकदम सही है घनकोण निकालने के लिए, तो हम इसके हिसाब से घनकोण निकालेंगे, ना कि इसके हिसाब से। अब पहली चीज तो यह है कि ये पता कैसे किया जाए जो प्रक्षेप है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो वो बात पहले पता करते हैं, वही हम आपको डायरेक्ट बता देंगे। जैसे ये जो लाल वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है डेल्टा ए वेक्टर, जो लाल पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना माना मैंने, डेल्टा ए, छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए। वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि सदिश राशि उसकी दिशा किधर होगी, भाई लाल वाला क्षेत्रफल ऐसा रखा है, मैंने बताया था क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है, तो लाल वाले पृष्ठ से एकदम बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक, जबकि काला वाला ऐसा पड़ेगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा जाएगा, उसकी दिशा है ये, इस प्रक्षेप के क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ है, ऐसी। अगर प्रक्षेप के और इस क्षेत्रफल के दोनों सदिशों के बीच की दिशा में अगर थीटा कोण है तो जो प्रक्षेप होता है उस प्रक्षेप का क्षेत्रफल होगा डेल्टा ए कॉस थीटा। आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अब तो घनकोण जी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा ओमेगा बराबर आएगा, पहले तो ऊपर आता था डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल डेल्टा ए होता था। अब क्षेत्रफल डेल्टा ए कॉस थीटा है, तो अब डेल्टा ए की जगह पे कुछ नहीं, डेल्टा ए कॉस थीटा आ जाएगा और बटे में भैया आर स्क्वायर रहेगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि घनकोण अब इसके हिसाब से निकलेगा, प्रक्षेप के हिसाब से, ना कि इस पूरे क्षेत्रफल डेल्टा ए के हिसाब से। यानी लाल वाला पूरा क्षेत्रफल तो डेल्टा ए है, उसका सदिश ये है, और काला वाला पूरा क्षेत्रफल डेल्टा ए कॉस थीटा है, और उसका सदिश वो गया। तो हमारा जो घनकोण है इस बिंदु पर वो डेल्टा ए कॉस थीटा के हिसाब से निकलेगा, ना कि इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो तिरछा ही रखा है। वही बात मैंने लिखी है, यदि पृष्ठ चित्रानुसार तिरछा रखा गया हो तो घनकोण का क्षेत्रफल के प्रक्षेप पर निर्भर करता है। तो घनकोण प्रक्षेप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कुछ गलत लिख दिया मैंने। यदि पृष्ठ चित्रानुसार तिरछा रखा गया हो तो घनकोण प्रक्षेप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उल्टा लिख दिया। घनकोण प्रक्षेप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये वाली बात लिख ली होगी आपने, जल्दी से नोट करो इसे, फिर हम मिटाते हैं। अब देखेंगे एक स्टेरेडियन की परिभाषा। मैंने बताया है कि घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, अब उसी की परिभाषा देखने वाले हैं। इस चीज को भी मिटा देते हैं भाई, डालेंगे एक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन देखो भाई, जानते क्या हो तुम? केवल ये लिख सकते हैं वी नो दैट, हिंदी में नहीं, हिंदी में ही लिखेंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? घनकोण भाई डेल्टा ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। हम साधारण वाला लेकर चलेंगे, हम मानेंगे नहीं, पृष्ठ तिरछा रखा है, सीधा ही मानेंगे, ठीक? ये है। अब क्या कहेंगे? यदि डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर हो, तो अगर भैया डेल्टा ए की जगह पर आर स्क्वायर रख देंगे तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बनेगा, कटकर कितना हो जाएगा? 1। तो डेल्टा ओमेगा कितना आएगा? 1 स्टेरेडियन। तो डेल्टा ओमेगा बराबर होगा 1 स्टेरेडियन। अब देखो, परिभाषा आप खुद ही बना सकते हो, खुद ही लिख सकते हो। एक स्टेरेडियन कौन सा कोण होता है? घनकोण होता है। एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो किसी ऐसे क्षेत्रफल द्वारा अंतरित किया जाए जिस क्षेत्रफल का परिमाण त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक बार और बोल देंगे, जैसे मान लो ये कोई गोला है और गोले में ये क्षेत्रफल हमने बताया था डेल्टा ए, ठीक? अगर इसी डेल्टा ए का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तो यहाँ पर जो घनकोण बनेगा वो 1 स्टेरेडियन का होगा, ठीक है? परिभाषा सुनेंगे अब ध्यान से कि एक स्टेरेडियन वह कोण होता है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के उतने भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है जितने भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक बार और बोलेंगे, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है जिस भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। वही नीचे परिभाषा लिखी है, एक स्टेरेडियन वह कोण नहीं, वह घनकोण है जो गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है जिस भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो भाई एक स्टेरेडियन की भी परिभाषा हो गई, जल्दी से लिखो, इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद एक नोट देखेंगे, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ले, इतना लिखो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लें तो आपका पता होगा कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी अब डेल्टा ए नहीं, पूरा ए लिया जाएगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तब ओमेगा बराबर, अब ओमेगा क्यों लिख रहे हैं, डेल्टा ओमेगा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इस बार भाई पूरा क्षेत्रफल लिया है, तो अब घनकोण बड़ा, भाई पूरा क्षेत्रफल चारों ओर का ले लिया, तो अब क्षेत्रफल डेल्टा ए नहीं, क्षेत्रफल पूरा रहेगा, ए बराबर रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे तो फार्मूला होता था डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर,
लेकिन अब पूरा क्षेत्रफल लिया है तो डेल्टा हट जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मान ज़्यादा हो गया। तो अब ओमेगा बराबर बनेगा a बटे आर स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर a का मान रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई। इसका मतलब है अगर चारों तरफ का क्षेत्रफल ले लें तो केंद्र पर 4 पाई का घनकोण बनता है। यहां पर लिख सकते हैं अर्थात गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है, रेडियन होता है। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लेंगे। तो अब देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। जो कुछ भी लिखा हो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, पहले समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई वाली एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम एक वैद्युत क्षेत्र लें। वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं सदिश राशि होती है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। मैं मानता हूं कि वैद्युत क्षेत्र इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, यानी कि इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं हैं जैसे चित्र में दिखाएंगी, इधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं। उसी वैद्युत क्षेत्र में मैं मान लो कोई एक छल्ला टाइप का तार का बना लिया और ऐसे करके पकड़ लिया, तो मेरे उस पृष्ठ में से जितनी वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा जाएंगी हम कहेंगे उतना ही फ्लक्स ज़्यादा गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं किसी क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स है, या कह सकते हैं उनकी जो संख्या की माप है वही वैद्युत फ्लक्स है। तो आपको साधारण मतलब समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी कि किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वही फ्लक्स है। लेकिन भौतिकी में इसे कैसे परिभाषित किया जाता है उसे एक बार देख लेंगे। उसके लिए पहले तो ये चित्र देखेंगे जिसमें मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र होता है ई वेक्टर। उसमें एक पृष्ठ रखा, और वो भी पृष्ठ मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं रखा सीधा ताकि ज़्यादा बल रेखाएं जाए, थोड़ा तिरछा रखा ताकि थोड़ी कम बल रेखाएं यहाँ से गुजर कर जाएं। और ये जो पृष्ठ रखा हुआ है, क्या आप कह सकते हैं उसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा लंबवत नहीं, उसका क्षेत्रफल सदिश थोड़ा तिरछा होगा। अच्छा, उसका क्षेत्रफल सदिश भी हम बना लेते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल सदिश बनाते हैं। ये होगा ए वेक्टर। अब ये मान लेते हैं भाई ये क्षेत्रफल है और इसके लंबवत होता है, ऐसा होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, कोण 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और इसके बीच का कोण भी हम मान लेते हैं कितना है, थीटा। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई क्षेत्रफल ऐसे रखा है और उसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा है, उसके क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण थीटा है। अब देखेंगे किस तरीके से वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता है। ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। देखो भाई ध्यान, वैद्युत फ्लक्स को वैसे तो कहते हैं फाई माने फ्लक्स। ठीक, चूंकि वैद्युत फ्लक्स है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए ई और लग जाता है इसमें, तो फाई ई। तो वैद्युत फ्लक्स को भाई किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बस ए वेक्टर क्या है, ये जो क्षेत्रफल है वो वाला सदिश है। ई वेक्टर क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये है वैद्युत क्षेत्र, और ये है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश अगर कहीं पर लिखा है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, हम बता करके आए हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का फार्मूला होता है ए वी कॉस थीटा, और जो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है उसे कहते हैं अदिश गुणन। यानी ए वेक्टर और वी वेक्टर दो वेक्टरों का या कहें दो सदिशों का अदिश गुणन। ये तो वैसे ही यहाँ ई वेक्टर और ए वेक्टर का अदिश गुणन ही तो है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट है। हालांकि दो वेक्टरों में इस तरीके का और होता है, एक ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसे सदिश गुणन कहते हैं। इसका काम नहीं है अपना। ठीक, अपना काम है डॉट वाले गुणा का या कहें अदिश गुणन का।
चलो इसे मिटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। ठीक, अब फाई ई का फार्मूला या कहें वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट या कहें अदिश गुणनफल। तो परिभाषा में भी इसके यही लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, लेकिन थोड़ा सुधार के लिखते हैं। कैसे? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, देखो मैंने परिभाषा लिखी भी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। और यही वाला फार्मूला लिख देंगे हम, अर्थात फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जल्दी से इसे मिटाते हैं भाई, ये लो। अब चूंकि इसका भी फार्मूला जानते हो, या ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब देखो आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा किसी किताब में फाई ई बराबर लिखा होता है ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। वो तब कहते हैं जब क्षेत्रफल छोटा हो, तुम्हारे पास छोटा हो, तुम डेल्टा लगा देना, इधर भी डेल्टा लगा देना, ठीक है। अगर कुछ लोग डेल्टा ना लगा के डी लगाते हैं तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कहा जाएगा, तो डी फाई कहा जाएगा। डी और डेल्टा एक ही काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एकदम सादा सिंपल रखा है। वाकई ये भी बता दिया है कि डेल्टा क्यों लगाया जाता और कब लगाया जाता। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नीचे एक लाइन और लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। और यही बात मैंने बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, उसमें कोई पृष्ठ रखें तो उसमें से जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, या कहें गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो जल्दी से भाई इस वैद्युत फ्लक्स को नोट कर लेंगे, फिर इसे मिटाते हैं। स्पेशल केस और रह गए या कहें विशेष स्थितियाँ। ठीक, तो हेडिंग डाल लेंगे भाई विशेष स्थितियाँ। अब देखेंगे पहली विशेष स्थिति क्या हो सकती है। पहली विशेष स्थिति ये हो सकती है कि ये जो क्षेत्रफल रखा है मैंने, या जो पृष्ठ रखा है वो बिल्कुल ऐसा सीधा रख देते भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं जाती। क्या कह सकते हैं कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो अब सोच के देखो, लंबवत रखा हो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो, बहुत ज़्यादा आइटम है हाथ में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो और क्षेत्रफल ऐसा हो। तो अब आपको ये बताना, अगर इसको ऐसा कर दें तो ये क्षेत्रफल सदिश और सीधा हो जाएगा, यानी ऐसा अगर हुआ तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ऐसा, और विद्युत क्षेत्र भी है ऐसा। तो बताओ ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो गए, इनके बीच कोण कितना है? अगर ऐसे हैं तो कोण है 90 का। जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तो दोनों के बीच कोण 0 हो जाएगा। यानी यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अब ये ना सोचना सर लंबवत में 90 अंश का कोण होता है। पृष्ठ को भाई ऐसा रखा था, पृष्ठ को जैसे ही ऐसा किया वैसे ही ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0, यानी जो कोण अभी थीटा है पृष्ठ को ऐसा करने पर वो कोण 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0 अंश। तब फार्मूला लगा दो भाई फाई ई का। फाई ई बराबर बनेगा ई ए कॉस 0। आप सभी जानते हैं कॉस 0 का मान होता है 1, तो फाई ई बराबर बनेगा ई ए इंटू 1, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए। और ये फाई ई का अधिकतम मान है भाई, फाई ई का अधिकतम मान है, इससे ज़्यादा फ्लक्स जा ही नहीं सकता। यानी बिल्कुल ऐसा सीधा पृष्ठ रख दें तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स जाएगा, या कहें सबसे ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी।
ठीक, ये अधिकतम मान है, अधिकतम। जल्दी से लिखो इसे, फिर मिटाते हैं। अब क्या सोचें, इस पृष्ठ को ऐसा कर दें बिल्कुल, यानी ऐसी बल रेखाएं जा रही, पृष्ठ भी ऐसा रख दिया, तो सोच के बताओ क्या इसमें से ऊपर जाएंगी तो ही तो गुजर पाएंगी, ऐसी गुजर गई सारी, इस पृष्ठ में से होकर एक भी थोड़ी गुजर पाई। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से तो फ्लक्स 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस क्षेत्रफल को ऐसा कर दिया तो इसमें से कोई बल रेखा जा ही नहीं पाएगी, सब इसके ऊपर से निकल जाएंगी, नीचे से निकल जाएंगी, तो मेरे हिसाब से तो बल रेखा नहीं जाएगी और फ्लक्स 0 होगा। आओ देखते हैं दूसरी विशेष स्थिति, एक लिख ली, इसे मिटाते हैं। सेकंड स्थिति क्या लिखेंगे, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के, पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, लंबवत काट के कर देंगे समांतर, समांतर रखा हो तब थीटा देखो, अगर समांतर कर देंगे तो ये ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको ऐसा करेंगे तो जो ए है, जो ए अभी ऐसा है वो उठ के ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये कोण 90 का बनने लगेगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब भाई फिर वही फार्मूला लगा देंगे, क्या, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर इस बार है 90 अंश। ठीक, तो फाई ई बराबर, अब आप सभी जानते हैं कि कॉस 90 का मान होता है 0, ये लिख लिया, कॉस 90 का मान 0, तो 0 का गुणा करेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर पृष्ठ समांतर रखा है तो उसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि कोई बल रेखा उसमें से जा ही नहीं पाएगी, कुछ ऊपर से चली जाएंगी, कुछ नीचे से चली जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया भाई वैद्युत फ्लक्स की विशेष स्थितियां। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से, फाई ई बराबर, ऐसे लिखो, इसे करो बंद, लिखेंगे हम जानते हैं, देखो भाई अब तो जानने लगे होगे क्योंकि अभी बता दिया है, हम जानते हैं क्या, फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक, पूरा फार्मूला यही होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को पूरा खोल के। ठीक, तो अब हम लिखेंगे फाई ई का मात्रक, फाई ई की जगह पर फाई ई का मात्रक बराबर ई की जगह पे ई का मात्रक इंटू ए की जगह पर ए का मात्रक इंटू कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं तो कर देंगे 1। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आप सभी जानते हैं होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो जो इसका मात्रक निकलेगा वो निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी ऐसे लिखा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये हो गया भाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छा, अब देखेंगे इसका विमीय सूत्र, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, फिर मिटाते हैं। अब देखेंगे विमीय सूत्र, फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, फाई ई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बराबर, फाई ई की जगह पे लिखेंगे फाई ई का विमीय सूत्र बराबर ई की जगह पे ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र इंटू ए की जगह पर लिखेंगे ए का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र। कॉस थीटा विमाहीन राशि है इसलिए उसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक, ए क्या है, क्षेत्रफल, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, चूंकि हम ये जानते हैं ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई बराबर होती है एफ अपॉन क्यू नॉट, आप सब पढ़ के आए हो, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो
ई का अगर विमीय सूत्र अगर नहीं याद है तो बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र होगा। तो बल का विमीय सूत्र होता है भाई mLT-2, ये तो याद ही होना चाहिए, बटे आवेश। आवेश का मैंने बताया था Q बराबर होता है IT, I माने एम्पियर का A, T माने T समय। तो आवेश की जगह पर क्या रखा जाएगा AT, ठीक है, इनटू क्षेत्रफल A का विमीय सूत्र, A का विमीय सूत्र होता है L²। तो जल्दी से देखेंगे AL सॉरी अंदर करोगे ये AL पावर 1 और L पावर 2, L पावर हो जाएंगे 3, T पावर -2 है, ये एक पावर ऊपर जाएगी ये भी माइनस की हो जाएगी, तो T पावर बनेगी -3, और A की पावर 1 है नीचे ऊपर जाएगी वो भी माइनस की हो जाएगी 1। इसे कर देते हैं डब्बे में बंद। ये है विमीय सूत्र। अब सीधी सी बात है, अगर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र नहीं आता तो हो सकता है ये वाली बात समझ में ना आई हो, चूंकि ये वाला विमीय सूत्र मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया है जिसमें मैंने वैद्युत क्षेत्र बताया है, तो वो वाले डिटेल में देखो तब समझ में आ जाएगी, ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आई है, क्योंकि यहीं पे कमजोरी हो सकती है तुम्हारी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।